माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सरकार के द्वारा 2024-25 के वार्षिक बजट जो पेश किया गया है उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आजकल लगातार कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कुछ बहुत बयानबाजी वगैरह आता है, उस पे ही सब लोग शेर बोल रहे हैं, तो उसी पे हम एक शेर से शुरुआत करना चाहते हैं कि कुछ लोगों को पत्र मिला है, कुछ बयान वान आता है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली पंक्ति में, पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। इस आजकल अरे किसको सुना रहे? पूरी बात तो करिए ना जी, दो ही पंक्ति हुई, ये तो पूरा करिए। हाँ, पूरा क्या है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, पंक्ति में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। ये बोलने का तात्पर्य है। इस आपने वो पढ़ रहे हो महोदय, मैं अपने माननीय वित्त मंत्री जी को इंगित करके एक शेर नहीं दीजिए। अध्यक्ष महोदय, खग उड़ते रहना जीवन भर, खग, क्योंकि इन्होंने खग की चर्चा की। बात तो नहीं दीजिए। मत डर प्रलय फकीरों से तू, बड़ आशा हलकारों से तू, क्षण में यह अड़ीदल मिट जाएगा, तेरे पंखों से पीस कर खग उड़ते रहना जीवन भर, उड़ते रहना जीवन भर। साइन साहब अगली पंक्ति भी थी, तो जब बोले तो अगली पंक्ति भी बोल देते हैं। जो खानदानी रईस हैं वह मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी शोहरत नई नई है। इसीलिए अपनी बात को आगे वैसे साहिन साहब लोकतंत्र है ये लोकतंत्र में खानदान का होना आवश्यक नहीं है, जनता का प्यारा होना आवश्यक है। संस्कार पे बोल रहे हैं कि संस्कार जो नए नए होते हैं, किन्हीं को नया पैसा होता है तो थोड़ा संस्कार। अपना विचार रखिए। बैठा जा। अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, कई पिछले दो तीन दिनों से विधानसभा चला है, राज्यपाल महोदय का भी अभिभाषण हुआ, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कुछ उत्तर आया, सरकार की तरफ से माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी उत्तर आया, तो उसको भी हम इंगित करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसके उत्तर में बता रहे थे कि क्या था बिहार 2005 से पहले घर से लोग को निकलने में मुश्किल होता था। एक मुख्यमंत्री, एक जिम्मेदार व्यक्ति सदन के हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं, बिहार के नेता हैं, वो आखिर किस आधार पे उन्होंने इस बात को कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति कानून व्यवस्था के मामले में बेहतर नहीं थी? मैं चुनौती देता हूं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का आंकड़ा निकालिए, उस पर डिबेट कीजिए कि 90 के दशक में, 95 में, 98 में, 2000 में, 2002 में कितनी हत्याएं, कितना बलात्कार, कितना लूट, कितना दंगा, कितनी तरह की कॉग्निजेबल, जो टोटल कॉग्निजेबल क्राइम है वो कितना हुआ करता था। मैं आप ही के भारत सरकार जिसके मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो आंकड़ा बताता है कि 90 के दशक में और शुरुआती 2000 के आसपास 1, 2, 3 में 80 से 90 हजार के आसपास पूरे कॉग्निजेबल क्राइम हुआ करते थे। और आज पिछले 5 साल का आप उठा के देखिए, 2 लाख से ज्यादा कॉग्निजेबल क्राइम इस प्रदेश में होता है प्रत्येक वर्ष। तमाम, चाहे दलितों पर अत्याचार का मामला हो, महिलाओं पर अत्याचार का मामला हो, हत्या का मामला हो, लूट का मामला, मैं नहीं कह रहा, अभी गूगल सर्च कीजिए, अभी आ जाएगा कि कॉग्निजेबल क्राइम पिछले साल कितना था, उससे पिछले कितना था, इससे पिछले कितना था। इसीलिए इस तरह की गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले बजट क्या हुआ करता था, अपने पुराने वित्त मंत्री को इशारा करते हुए हाउस को बोल रहे थे कि पहले क्या बजट था बिहार का, 5 का क्या बजट था, और आज कितना बजट है, 2 लाख से भी टप गया, 2.5 लाख पहुंच गया। यह भी मिसलीड करना हुआ पूरे हाउस को, पूरे बिहार की जनता को। क्या सिर्फ बिहार का बजट बढ़ा है? केंद्र सरकार का 2005 में क्या बजट हुआ करता था?
आज कितने प्रतिशत की वृद्धि केंद्र में हुई है? उत्तर प्रदेश का क्या बजट हुआ करता था, आज कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो पूरे देश में वृद्धि हुई है, बिहार में भी वृद्धि हुई है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इस निरंतर प्रक्रिया को आप बताइएगा कि ये मेरी उपलब्धि है, तो ये उचित नहीं है। उसी तरह उन्होंने कई बातें कही, हम सब बातों को चर्चा नहीं करेंगे। उन्होंने एक बात को बार बार इस बात को कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता था, क्या होता था, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे थे वो। लेकिन अभी इनका जो जातिगत आंकड़ा आया है सामने, आर्थिक सर्वेक्षण आया है, उसमें यह बताया गया है कि बिहार प्रदेश में दलितों से बदतर हालत है मुस्लिम समाज का, अकलियत समाज का। उसमें नौकरी के मामले में 1% भी नौकरी नहीं है, 0.94। आखिर जिम्मेदार कौन है? शिक्षा के मामले में जो ग्रेजुएट होते हैं, आज 6 से 7% केवल ग्रेजुएट है मुस्लिम समाज में। आप गरीबी रेखा से नीचे बस जीवन बसर करने वाले लोगों को ही देखेंगे अध्यक्ष महोदय, सबसे बदतर हालत है। 33% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे। कौन है जिम्मेदार? आप चेयर पे आप हैं 15 साल, 18 साल, 19 साल से, और जो रिपोर्ट बता रहा है कि बिहार में दलितों से, आदिवासियों से, अति पिछड़ों से भी बदतर स्थिति मुसलमानों की है, आपका रिपोर्ट बता रहा है। फिर आप कहते हैं हमने ये किया वो किया। इसीलिए मिसगाइड नहीं करना चाहिए। हम इतना ही कहेंगे। और एक बात वो बोल रहे थे जिसको हम लोग सुन रहे थे, इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी आप लोग कर रहे थे, क्या पैसा दे रहे थे, कितना दे रहे थे, लाखों रुपया दे रहे थे। किस आधार पे इस बात को बोल रहे हैं? प्रमाण तो यह है कि हमारे 3 सदस्य आपके तरफ गए, आपने कितने पैसे उसको दिए, क्या प्रलोभन दिया, ये आप बताइएगा। ये प्रमाण है, पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है, पूरी मीडिया देख रही है कि हमारे 3 सदस्य आपके तरफ जाकर बैठे हैं। और आप उल्टा आरोप हम पे लगा रहे हैं कि आप प्रलोभन दे रहे थे, आप इतना दे रहे थे। मुख्यमंत्री जी बताएं कि आपने 5 करोड़ दिया कि 10 करोड़ दिया, क्या प्रलोभन दिया? मंत्री बनाने का आपने आश्वासन दिया, सांसद के टिकट का आश्वासन दिया, आपको जवाब देना। उल्टा आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं। इस तरह का अनावश्यक बातें हाउस में कम से कम अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये तो पूरे 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 बिहार में चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक को ले लिया गया उधर, किस तरह से लिया गया, ये इस पे हम नहीं कुछ बोलना चाहेंगे, लेकिन पूरा बिहार इस बात को जान रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पिछले 19-20 सालों से अध्यक्ष महोदय, पिछले 19-20 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है, भाजपा की, जदयू की भाजपा की पिछले सरकार, 1 साल हम लोग का हटा दीजिए तो सरकार है। और क्या स्थिति में है बिहार? भारत सरकार का नीति आयोग और भारत सरकार की तमाम संस्थाएं यह बताती है कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बिहार में सबसे ज्यादा लोग पलायन कर रहे हैं। आखिर इस बद से बदतर स्थिति का जिम्मेदार कौन है? आप 18 साल से आप दोनों चला रहे हैं, भाजपा जदयू की सरकार बिहार में चल रही है और तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है। तो इसका जवाब देना चाहिए। अभी जो बजट पेश हुआ, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो उस दिन पढ़ा, वो तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो 15 में महागठबंधन एकजुट होकर के जो चुनाव लड़े थे, उसमें 7 निश्चय का पॉलिसी हम तमाम लोगों ने मिलकर बनाया था। वही बजट अभी तक 9 साल से चल रहा है, 7 निश्चय 2 करके। वो तो हमारा बजट था, वो हमारा दृष्टिकोण था। माननीय जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, वामदल हो, जो हम लोग सब लोग मिलकर के बनाए थे, वही 7 निश्चय 2, अधिकांश पैसा उसी के संदर्भ में है। तो ये सब स्थिति है, तो इस पर हम क्या ज्यादा बोलेंगे, लेकिन इसका आज जवाब तो देना पड़ेगा सरकार को कि बिहार के पिछड़ेपन का जिम्मेदार कौन है, बिहार में बेरोजगारी जो इतनी बड़ी है उसका जिम्मेदार कौन है, बिहार में जो स्थिति है, पलायन की स्थिति है, इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुआ और बड़े परिश्रम के बाद जो हम लोगों का प्रयास था, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बातों में लेना, माननीय मुख्यमंत्री जी को कन्विंस करके प्रधानमंत्री के पास ले जाना, वहां पे बात करना, पूरा बिहार गवाह है। कांग्रेस के लोग थे, वाम दल के लोग थे और हमारे नेता थे, हम लोग विपक्ष में थे। हमारे विपक्ष के नेता तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के पास गए और मुख्यमंत्री जी से बात किया। मुख्यमंत्री जी कहा हाँ, हम आपके प्रस्ताव से सहमत है, चलिए प्रधानमंत्री समय लेते हैं।
सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने के नेतृत्व में इनकार किया कि हम देश में नहीं कराएंगे जातिगत जनगणना, और यहां पर श्रेय लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर आप जातिगत जनगणना के समर्थक हैं, एक भी राज्य बताइए भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों का जहां पे जातिगत जनगणना कराने का काम किया, एक भी राज्य बताइए आप। बिल्कुल, क्या कहां से कहां चले जाते हैं, क्या बोलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आया, अध्यक्ष महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आया, उसने अभी बता रहे थे, पुराने वित्त मंत्री जो उप मुख्यमंत्री थे, यह बोल रहे थे कि 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे बिहार में है, जिसके बारे में सब लोग चर्चा करते हैं। 94 लाख परिवार का मतलब क्या है? एक परिवार में 6 सदस्यों को माना गया है, मतलब लगभग 5 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे। अब गरीबी रेखा के नीचे आम जनता के समझ में बात नहीं आती है। गरीबी रेखा का मानक भारत सरकार और लोगों ने इस तरह बनाया है कि 20, 25, 30 रुपया भी कमा लिए तो गरीबी रेखा से आप पार कर रहे हैं। 50 रुपया, अगर 50 रुपया अगर एक व्यक्ति की आमदनी होती है, अब इधर बोलिए, इधर आज बोलिए, अब स्पष्ट कर दें, इधर बोलिए ना, बोलिए। 6,000 रुपया, इनको जानकारी के लिए बता दें, 6,000 रुपया आमदनी के ऊपर को माना गया है गरीबी रेखा से ऊपर। 6,000 में एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार। एक परिवार की परिभाषा क्या है? 6 व्यक्ति। उसका मतलब क्या हुआ? एक सदस्य पर 1,000 रुपया, प्रत्येक दिन क्या हुआ? 25 रुपया। समझ में आता है? विस्तार से समझिएगा, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारी बातों को। अगर 50 रुपया जो आदमी एक दिन में कमाता खाता है, वह गरीब नहीं है। भारत सरकार का आंकड़ा यह कहता है, क्योंकि वह 6,000 से ऊपर पर हो गया आमदनी उसका परिवार में। तो ऐसी स्थिति है। और 6,000 से 10,000 के बीच में वैसे भी परिवार लगभग 70 लगभग मतलब 29% ऐसे लोग हैं जो 6, 7, 8 हजार कमाते हैं, मतलब 30 से 40 रुपया प्रत्येक व्यक्ति पे पड़ता है। अगर हम दोनों 10,000 से नीचे को हटा लें तो लगभग 13 करोड़ की आबादी में लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 10,000 से नीचे कमाते हैं, जो 1,000-1,200 पर महीना एक व्यक्ति जीवन बसर कर रहा है इस प्रदेश में। आखिर कैसा जिंदगी जी सकता है 1,000-1,200 रुपया में इस प्रदेश में? आपका जातिगत जनगणना बता रहा है। आखिर क्या कर रहे हैं 20 साल से आप लोग सत्ता में बैठ के, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के लोग? इस पे हम बात करना चाहते हैं। आखिर नीति आयोग भी बता रहा है तमाम पैरामीटर के बारे में। देखिए, बिहार बेरोजगारी का हब बन गया, इससे इनकार नहीं है। बिहार में 2 करोड़ लोग, बिहार से 2 करोड़ लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं, अपने माता पिता, बीबी, बच्चे को छोड़ करके एक जानवर जैसी जिंदगी जीते हैं, अपमान की जिंदगी जीते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? 20 साल से आप सत्ता में, 18 साल से आप जनता दल भाजपा बैठा हुआ है। 40 लाख लोग प्रत्येक वर्ष पलायन करके दूसरे प्रदेश में अपमान की जिंदगी जी रहे हैं। आपका क्या नीति है? क्या बजट पेश किया है आपने? उसके लिए कोई पेश किया? उसके लिए किया कि हम प्रत्येक ब्लॉक में उद्योग लगाएंगे, हम प्रत्येक पंचायत में कल कारखाना लगाएंगे, ब्लॉक में लगाएंगे, हमारे मजदूर बाहर नहीं जाएंगे? क्या शिक्षा की व्यवस्था? सब लोग जान रहा है कि इस प्रदेश में चपरासी का बच्चा भी सरकारी विद्यालय में पढ़ना नहीं चाहता, एडमिशन नहीं करना चाहता। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, विधानसभा में जो चपरासी ग्रेड के आदमी है उनसे बुला के आप बात कीजिए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था आपने बनाई है कि आपके चपरासी का बच्चा भी आपके विद्यालय में नहीं जाना। वो तो धन मानिए, वो तो धन मानिए तेजस्वी यादव जी को और महागठबंधन को। 1 साल का अवसर मिला, इतना बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली कर दिया कि आज अच्छे लोग सरकारी विद्यालय से नाम कटा करके प्राइवेट सरकारी स्कूल में नाम लिखा रहे हैं। पूरा परिवर्तन हुआ है माहौल। जो 2-3 लाख शिक्षक अभी गए हैं, 2.5 लाख शिक्षक गए हैं, प्रत्येक पंचायत में 10-10, 20-20, 50 शिक्षक गए हैं। माहौल बदला है उससे। तो ये सब करने की जरूरत। पलायन को रोकने के लिए कोई योजना इसमें इन्होंने नहीं दिखाया है। मुख्यमंत्री जी बराबर कहते रहे कि हाँ, हम मानते हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ है। मैंने बहुत प्रयास किया, मैं भी मानता हूं। ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई काम नहीं हुआ है, काम हुआ है। लेकिन तमाम आंकड़े यह भी बता रहे हैं बिहार सबसे फिसड्डी है, सबसे बेरोजगार है, सबसे गरीबी है। मुख्यमंत्री जी ने 100 बार कहा, हाउस में भी कहा, बाहर भी कहा कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक बिहार विकसित नहीं हो सकता है। क्यों? 10 साल से आपकी एनडीए की सरकार है। बिहार में 40 में 39 सीट बिहार की जनता ने एनडीए को दिया है। नीतीश कुमार जी आपके कहने पर दिया है। आप क्यों चले गए
भारतीय जनता पार्टी के पास, क्या मांगने गए? आप मुख्यमंत्री का कुर्सी को आपने पसंद किया कि विशेष राज्य के दर्जा के शर्त पे आपने गठबंधन किया है? मुख्यमंत्री जी को हाउस में बताना चाहिए कि हम बिहार के हित में विशेष राज्य की दर्जा की बात हुई है, प्रधानमंत्री से घोषणा करवाना चाहिए। आखिर बिहार की जनता पिछले बार भी 40 में 32-34 सीट आपको दिया था, इस बार भी 40 में 39 सीट दिया है। आखिर क्या कर रहे हैं? आखिर पिछले 10 सालों में एक बार भी बिहार के विकास को लेकर के केंद्र सरकार ने कोई बैठक की है कि हाँ बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम विशेष दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, हम ये काम करेंगे? बैठक भी गंभीरता से की है। हमको तो अफसोस आता है माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि आप तो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का पैकेज, आप नहीं कर रहे। मैं और जातिगत जनगणना के बारे में क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी बोले? जब माननीय मुख्यमंत्री जी यह चाहते हैं कि बिहार के दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज का विकास जातिगत जनगणना के आधार पर हो सकता है तो देश में भी होना चाहिए। गठबंधन से पहले यह शर्तें क्यों नहीं रखी? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यों नहीं केंद्र सरकार से बनाया? कुछ नहीं किया उस पर भी। आखिर वो नहीं तो समझिए इन बातों को। मैं अपने कुछ बातों को बात करके खत्म करता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि अभी पूरे बिहार में जो नगर निकाय का दर्जा दिया बिहार सरकार ने, उसको 2023 में चुनाव हुआ, अब विधिवत तौर पे बोर्ड का गठन हुआ। जितने भी बिहार में नगर निकाय है, ये सबसे जुड़ा हुआ सवाल है। और टैक्सेशन जो है 2 साल पहले से लोगों से लिया जा रहा है। तो मेरा आग्रह होगा कि वित्त मंत्री जी भी हैं और तमाम लोग हैं कि जितने भी नए नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम नए बने हैं, जब से बोर्ड गठन हुआ है तब से लीजिए। कोई सुविधा आप दे नहीं रहे थे। सरकार ने जब 2 साल पहले नोटिफिकेशन निकाला तभी से टैक्स उसको बांध रहा है। यह पूरे बिहार के लिए सही नहीं है। साथ ही आपके इस बजट में रसोईया के लिए कोई प्रोविजन नहीं किया गया कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, आशा का बढ़ाया जाए, ममता का बढ़ाया जाए। गेस्ट टीचर लोग परेशान हैं, उनको कहीं समाहित किया जाए। उस पर भी नाइट गार्ड लोग हैं, उसके बारे में भी उस पर नहीं किया जा रहा है। राइट टू लेबर एक्ट के तहत उनको भी मिलना चाहिए। उनको 5,000-7,000 रुपया मिल रहा है, इसीलिए नाइट गार्ड को भी किया जाए। और जो भी पेंशन वगैरह मिल रहा है 400 रुपया, कहां से कहां दुनिया चला गया। केंद्र सरकार भी 400 रुपया दे रहा है, चाहे विधवा पेंशन हो, निःशक्ता पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, 400 रुपया दे रहा है। हम मांग करते हैं कि बजट जो पेश हो रहा है कम से कम 2,000 रुपया तमाम वृद्धा को, तमाम विधवा को, तमाम निःशक्त लोगों को किया जाए। और बिहार के विकास के लिए कोई बढ़िया नए सिरे से बजट पेश किया जाए। वही उबाऊ, वही थकाऊ, वही बदतर बजट नहीं पेश किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।